जय हिंद। आज मैं आपके सामने एक ऐसी क्लास लेकर हाजिर हूँ जिसके बारे में आपको बहुत सारी दुविधाएं रही होंगी। जिस दिन से यूपीएमएसपी ने अपना नया मॉडल पेपर जारी किया, आपके ऑनलाइन आदरणीय गुरुदेव जी लोगों ने कहा कि भैया यही आपको 70 में 70 दिलाने वाला पेपर है और आप इसको पढ़ लीजिए, 70 में 70 आपका फिक्स है। और उन्होंने तमाम प्रकार के थंबनेल से आपको बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। तो मैं भी आज इसी पर एक क्लास लेकर हाजिर हूँ और मैं आपको बहलाने फुसलाने नहीं आया हूँ। मैं आपको वास्तव में इस पेपर की सच्चाई बताने आया हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पर कोई नया पैटर्न या कोई नया तरीका लागू नहीं हुआ है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, आपके पेपर पुराने तरीकों पर ही होंगे। और वास्तविकता में मैं बता दूँ तो ये पिछले साल का ही मॉडल पेपर है जो बोर्ड के द्वारा सत्र 2024-25 लिख कर जारी कर दिया गया है। ये बात को याद रखिएगा। ऐसा इसीलिए दिया गया है कि बहुत सारे जो टीचर थे आपको 1-2 महीने पहले से ही बता रहे थे कि इस बार 30% 12 में भी आएगा, OMR बहुविकल्पी, तैयार हो जाइए, पेपर में आ गया, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, आप देखिए इस बार ऐसे परीक्षा होगी। तो यही कारण था कि इस बार बोर्ड को थोड़ा सा ये सिस्टम बदलना पड़ा और बताना पड़ा कि ना भैया, पुराने तरीकों से ही कक्षा 12 की इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हूँ जो कि सत्र 2024-25 का है, कक्षा 12 के लिए है पुराना ही। फिर भी मैं आपके सामने लेकर क्यों आया हूँ कि यहाँ से आपको केवल प्रश्नों के आइडिया पता लगेंगे। अगर इस मॉडल पेपर को आप उठा लीजिए तो मैंने पिछली बार के अर्थात 2024 के प्रश्नों को देखा, इसमें से इक्का दुक्का प्रश्न भी नहीं ढंग से फंसे हुए हैं। तो आप इसको 70 में 70 की गारंटी मान के मत चलिए, ठीक है ना। मैं आपको केवल यहाँ पे बताऊंगा कि आपके सवाल कितने नंबर के आ रहे हैं, किस चैप्टर से वेटेज कितना मिल रहा है, बस आपको यहाँ से ये जानकारी मिलेगी। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि अभी से आप मॉडल पेपर या पेपर हल करना मत शुरू करिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो उसे दोहराइए, तिहराइए। जितनी बार आप अपने सिलेबस के कंप्लीट करेंगे ना, नए नए टॉपिक्स उसमें से आपको निकल के आएंगे, पता लगेंगे। आप अभी मॉडल पेपर या बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है प्रीवियस ईयर सॉल्व करने लगेंगे तो आप केवल उन सवालों को ही तैयार करेंगे जो आपके पेपर में पूछे गए थे। हो सकता है इस साल एग्जामिनर का मूड बदल जाए और वो 2-3 नंबर सवाल अलग से उठा के दे दे, तो आप क्या करेंगे। इसीलिए पहले आप नोट्स पढ़िए, चाहे जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो नोट्स पढ़िए। सिलेबस आपका पूरा हो गया है, रिवीजन करिए, जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन करिए। और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन को वेटेज दीजिए। याद रखिएगा, जब तक आप रिएक्शन को वेटेज देना नहीं सीखेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीखेंगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मेरी पिछले साल की काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला में, कक्षा 12 केमिस्ट्री। मैंने उनमें रिएक्शंस को सरल तरीके से हल करना, सॉल्व करना बताया है। आप उन्हें देखकर भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। बाकी अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हैं कहीं पर तो आप उस चीज़ को भी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन पहले भैया आप रिवीजन करिए। अभी प्रीवियस ईयर सॉल्व मत करिए। प्रीवियस ईयर सॉल्व तब होता है जब केवल और केवल 1 महीने बचे होते हैं पेपर में आपके। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अभी से आपको पीला पर्चा हमारे ऑनलाइन आदरणीय गुरुदेव लोग हल करवाने लगे हैं, वो केवल आपको धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखिएगा, आप धोखे में मत आइए। पहले आप पूरी तैयारी करिए, फिर बाकी जगहों पे जाइए, ठीक है ना। याद रखिए, वो जो पढ़ा रहे हैं उसको वॉच लेटर में सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, लेकिन अभी पढ़ाई करिए, ठीक है। मैं सीधा सा बात बोल रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। चलिए, तो जब मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ तो सबसे पहले आपको देखिएगा, यहाँ पे समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। कहा जाता है कि 15 मिनट प्रश्नों को पढ़ने के लिए है। कोई पढ़ता नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आपके सामने जैसे ही पेपर आए आप पेपर को मत खोलिए, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए, अपने आराध्य को याद करिए। वो आराध्य आपके भगवान हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, और आपका कोई बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा। आराध्य को याद करिए मन से,
उसके बाद पेपर खोलकर सॉल्व करना शुरू करिए, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है इसमें आपसे कि भैया सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये तो फिक्स होता है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक लाइन लिखे 2 लाइन छोड़ दिए, 2 लाइन छोड़ दिया, ऐसा मत करिए। जो फॉर्मूला यूज होता है फॉर्मूला लिखिए, जितने पद आपने किए हैं उतने पद लिखिए, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलता है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। प्रासंगिक उत्तर देने का मतलब जो पूछा जाए वही उत्तर दीजिए, ये नहीं कि दूसरी ओर लेके उत्तर को पहुंच जाइए। जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण दीजिए, मतलब जहां पूछे, जहां जरूरी हो वहां आप रासायनिक समीकरण लिख दिया करिए। ये बात को ध्यान में रखिए, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। अब मैं अगर आगे आपसे बात करता हूं, तो जब पहला सवाल आपका शुरू होता है तो बहुविकल्पी सवाल आते हैं, जिसको लेकर ही पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ था कि इस बार 20% आएगा, इस बार 30% आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आपके 5 बहुविकल्पी हैं, देख लीजिए, क ख ग घ अंग, देख रहे हैं ना, और 6 बहुविकल्पी हैं, ठीक है ना। ये आपके 6 बहुविकल्पी हैं, यही आपके पेपर में आने वाले हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। 6 से ज़्यादा बहुविकल्पी नहीं आने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं तो पहला बहुविकल्पी जो आपका है पहले अध्याय से है, जिसमें आपका परासरण दाब से संबंधित फार्मूला दिया हुआ है। इसमें आपको फार्मूला लगाना होगा PV बराबर W/m/S/T। और यहाँ पे जो आपको वैल्यू रखनी है, मैं पहले ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वैल्यू रखी जाएगी ना, ये सब की सब आपकी MKS पद्धति में रखी जाएगी, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका पहला सवाल बहुविकल्पी से हो गया, ये आपके विलयन चैप्टर से है, याद करिएगा। फिर आपका जो दूसरा सवाल देखिएगा यहाँ पे आया है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा अस्थायी है। तो ये तो आपको पता भी होता है कि D5 ज़्यादा अस्थायी होता है, क्लियर है ना, ध्यान दीजिएगा। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको आंसर बताना नहीं है, मैं केवल प्रश्नों का पैटर्न आपको बता रहा हूँ कि किस चैप्टर से कितना आ रहा है। अभी लास्ट में हम लोग काउंट भी कर लेंगे, ठीक है ना, ये बात को याद रखिएगा। तो देखिए ये आपका काउंटिंग आ गई विलियन से 1 नंबर का। डी ब्लॉक से देखिए ये सवाल आपका 1 नंबर है। ये आपका चैप्टर उप सहसंयोजी यौगिक से आता है। मैं बताता जा रहा हूँ कि जब आप जाएँ चैप्टर खोजें तो आपको वहाँ पे मिल जाए। कितने आयन उत्पन्न होंगे, इसकी क्लास मैंने वीडियो में बना के डाली हुई है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। वैसे बड़ा कोष्ठक वाला एक साथ रहेगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो टोटल इसमें आपको 3 आयन मिलेंगे। और यहाँ पर आपके क्वथनांकों का क्रम पूछा हुआ है। सबसे पहले आप इसमें देखा करिए कि किसमें हाइड्रोजन बंध बन रहा है। जिसमें हाइड्रोजन बंध बनेगा उसका क्वथनांक आउटस्टैंडिंग रूप से सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें देखेंगे आप, इसमें एल्कोहल है, एल्कोहल में अंतराणु हाइड्रोजन बंध होता है, इसी में आपका सबसे ज़्यादा बनेगा हाइड्रोजन बंध, और इसी का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होगी। इसी की जो है विद्युत ऋणात्मकता बोल रहा हूँ, इसी का जो क्वथनांक है वो सबसे ज़्यादा होगा। इसी का जो क्वथनांक है वो सबसे ज़्यादा होगा, और इसी ऑप्शन में देखिए इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, ये जो आपका रिएक्शन है, इधर मैं कर दूँ ना भैया, ये बार बार हमको परेशान करता जाएगा। चलिए, जो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण है ये आपका हमेशा बनाता है प्राथमिक एमीन। क्या बनाता है जी, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जा सकता है पेपर में आपके, याद रखिएगा। एमीन चैप्टर से है ये, किस चैप्टर से है जी, एमीन चैप्टर से है, ठीक है। फिर कह रहा भैया माल्टोज बना होता है 2 फ्रक्टोज अणुओं से बना होता है, ये आपके जैव अणु चैप्टर का है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके 6 सवाल आए हैं वो 6 के 6 आपके अलग अलग चैप्टर से आए हुए हैं। ये 6 के 6 सवाल आपके अलग अलग चैप्टर से आए हुए हैं, है कि नहीं है। और अगर हम इनको बांटें तो हम पाएंगे कि शुरुआती 3 सवाल फर्स्ट पार्ट से हैं, बाद के 3 सवाल सेकेंड पार्ट से हैं। कैसे, देखिए ये विलयन का है, ये डी ब्लॉक का है, और ये उपसंयोजी यौगिक जो कि फर्स्ट पार्ट है। ये 3 के तीनों कार्बनिक रसायन से है। ये ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में लगभग एक बहुविकल्पी जैव अणु का जरूर होता है।
ठीक है, तो ये जैवाणु का है। दूसरा सवाल जो आता है, इसमें 4 सवाल होते हैं 2-2 नंबर के, अर्थात टोटल 8 नंबर। कितना नंबर? टोटल 8 नंबर। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस चैप्टर से क्या आया हुआ है आपके लिए, इस चैप्टर के पिटारे में क्या क्या चीज़ें हैं जरा देखिएगा। लिखा है वान ठाप गुणांक की व्याख्या कीजिए, यह अणुसंख्य गुणधर्मों से किस प्रकार संबंधित है। तो वही आपको बताना है कि वान ठाप गुणांक जो है प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म और परिकलित अणुसंख्य गुणधर्मों का अनुपात होता है, वो आपको परिभाषा में लिखना होगा, और अणुसंख्य गुणधर्मों से किस प्रकार संबंधित है। तो बस वही बात है कि जिन विलयनों के लिए वान ठाप गुणांक आई का मान 1 से ज़्यादा होता है उनके लिए अणुसंख्य गुणधर्म के प्रेक्षित मान परिकलित मान से ऊंचे प्राप्त होते हैं, और जिनके लिए 1 से कम होता है उनके लिए प्रेक्षित मान परिकलित मान से कम प्राप्त होते हैं, और जिनके लिए 1 के बराबर होता है उनके लिए प्रेक्षित मान परिकलित मान के बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया अध्याय 1 विलयन से। किससे आ गया? विलयन से। तो देखिए ऊपर एक सवाल विलयन से आ गया, यहाँ पे एक सवाल विलयन से आ गया। आया कि नहीं आया, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब सोचिए 3 नंबर हो गया कि नहीं उस चैप्टर से, क्योंकि 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे हो गया ना। अभी देखिए अभी और आने वाला है। उसके बाद देखिए ये कह रहा है अंतराकाशी यौगिक क्या है। ये तो हमने पढ़ा कहाँ पे? डी ब्लॉक में। कहाँ हमने पढ़ा जी? डी और एफ ब्लॉक में पढ़ा कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। तो संक्रमण धातुएं अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाती हैं, ये आपको कारण सहित आपने पढ़ा होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नहीं पढ़ा होगा तो जब मैं आपको सेट सॉल्व कराऊंगा वहाँ पे आप कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? वैसे आपने अगर संक्रमण धातुओं के विशिष्ट गुण पढ़े होंगे तो वहाँ आपने जरूर इसको पढ़ा होगा, और मैंने आपको इसको नोट में भी लिखवाया हुआ है। उसके बाद देखिए, तो ये आपका डी एफ ब्लॉक से हो गया, ये विलयन से हो गया। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी ये जानते हैं आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा उप सहसंयोजी यौगिक में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में। मैं आंसर नहीं बताऊंगा किसी का भी, क्योंकि आपको मैं चैप्टर बता रहा हूँ, जगह बता रहा हूँ। आप जाइए खोजिए, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो 2-4 चीज़ें वहाँ और पढ़ेंगे आप। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया पहले नोट्स तैयार करो, सबसे पहले ही पेपर सॉल्व करना जरूरी नहीं है। अभी आपके पास बहुत समय पड़ा है, ये बात को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, अभी आप कम से कम 1 महीने, कम से कम 1 महीने आप अपने सिलेबस पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अब आपका शुरू हो गया कार्बनिक रसायन। कैसे प्राप्त करना है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, तो ये आपको मिल जाएगा हेलो एल्केन नामक चैप्टर में। ये आपका है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, तो ये आपका मिल जाएगा हेलो एरीन नामक चैप्टर में, या उधर एमीन नामक चैप्टर में। तो ये रिएक्शन का कोई चैप्टर नहीं होता है, वो किसी चैप्टर से किसी चैप्टर में जा सकते हैं, इसीलिए मैं इनको चैप्टर नहीं दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, हिमांक के अवनमन और हिमांक की गणना करनी है। सोचिए आप, तो जल के लिए जल में मिलाया गया है, तो यहाँ पे जल के लिए आपको बातें पता होनी चाहिए, अर्थात जल का मोलर अवनमन स्थिरांक KF आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है लगभग 1.86 केल्विन प्रति मोललता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं गलत हूँगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। ठीक है ना, कि कितना इसका सही होता है। तो ये आपका आ गया विलयन नामक चैप्टर से। किस चैप्टर से आ गया? विलयन नामक चैप्टर से हिमांक का अवनमन। जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने कहा था कि जो हिमांक का अवनमन क्वथनांक का उन्नयन है, फिक्स टॉपिक है, इससे एक सवाल जरूर आते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, यहाँ देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए, अर्थात आपने इनमें उत्प्रेरक क्या प्रयोग किए हैं, इनके नाम बताइए आप। प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। अरे तो भैया प्राथमिक एल्कोहलों का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण करने के लिए हम लोग क्षारीय KMnO4 का यूज करते हैं या अम्लीय K2Cr2O7 का यूज करते हैं। आप जाइएगा रिएक्शन में देखिएगा कहाँ पे मिलेगा आपको, एल्कोहल में मिलेगा। एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में जो आपने एल्कोहलों के रासायनिक गुण पढ़े हैं वहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है ना, और प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलीकरण, ये तो निर्जलन की E1 E2 क्रिया विधि वाला है।
निर्जलन की E1 E2 क्रिया विधि वाला है ये आपका, याद रखिएगा। प्रोपेन टू ऑल अर्थात आइसोप्रोपिल अल्कोहल का प्रोपीन में निर्जलीकरण कराना है। क्या लेते हैं आप लोग, सांद्र H2SO4 लेते हैं और उच्च ताप 160 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं इसको। बताइए करते हैं कि नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद कीजिए। तो ये आपका आएगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक चैप्टर से। ये आपका मिल जाएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर में, ये भी मिलेगा अल्कोहल फिनॉल ईथर में, ये आपको मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और फिर ये आपको मिलेगा उसी में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में, क्योंकि दोनों कीटोन ही हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर देखिए आप डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। मतलब डीएनए में जो क्षारक पाए जाते हैं उसका संरचना चित्र। तो बकवास क्वेश्चन है, ऐसा पूछना नहीं चाहिए इनको, बड़ा मतलब अटपटा चीज़ है ये सब, ठीक है ना। फिर भी अब जब दे दिया है तो आपको जानना चाहिए। ये आपको मिलता है जैवाणु नामक चैप्टर में, जो न्यूक्लिक अम्ल सेक्टर होता है वहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका तीसरा सवाल भी देखिए 2-2 नंबर का हो जाता है। तो दूसरा सवाल भी 2-2 नंबर का 8 इधर हो गया, तीसरा सवाल भी 2-2 नंबर का 8 इधर हो गया। मतलब आपके 2-2 नंबर के 16 नंबर के सवाल आ रहे हैं। कितने नंबर के, 16 नंबर के। और 16 नंबर के सवालों में आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे आप देखेंगे कि पहले में, दूसरे वाले में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सवाल आपका फर्स्ट पार्ट से है, चौथा सवाल सेकेंड पार्ट से है। और जब आप जाएंगे तीसरे सवाल में, तो तीसरे सवाल में देख लीजिए कि केवल आपका पहला सवाल फर्स्ट पार्ट से है, जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों आपके सेकेंड पार्ट से हैं। मतलब समझ रहे हैं कि अगर ये 4-4-8 सवाल हैं तो 4 सवाल आपके फर्स्ट पार्ट से रहने वाले हैं, 4 सवाल आपके सेकेंड पार्ट से रहने वाले हैं, ऐसा यहाँ से पता लग रहा है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं भी कोई भी आ सकता है, ये बात को याद रखिए। लेकिन फिर भी आपको क्राइटेरिया लगा कि नहीं लगा, ये अगर 8 नंबर आपका सेकेंड पार्ट में है तो 8 नंबर आपका फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है ना, याद रखिएगा, छोड़ नहीं सकते आप उसे। अब देखिए, ये देखिए, ये भी आपका पहले चैप्टर में है। आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है। क्योंकि जो एथेनॉल में जल मिला होता है, इनके क्वथनांकों में अंतर लगभग 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि शुद्ध एथेनॉल का क्वथनांक 78 होता है और जल का 100 होता है। अगर दो द्रवों के मिश्रण के क्वथनांक में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो ही हम आसवन का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मली अल्कोहल के लिए आसवन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके क्वथनांक में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। ऐसे लिख सकते हैं आप, इनके क्वथनांक में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, इसलिए इनके लिए आसवन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और एथेनॉल और जल एक दूसरे के साथ मिलकर एक मिश्रण बनाते हैं, जिन्हें हम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, जो एक साथ बिना संगठन में परिवर्तन किए वाष्पित होते रहते हैं। एक साथ बिना संगठन में परिवर्तन किए वाष्पित होते रहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर कह रहा है, ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं। भैया जो राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं उनका नाम हम लोगों ने पढ़ा था अनादर्श विलयन। क्या होता है, अनादर्श विलयन, वही राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं। और जिनके अवयवों को आसवन से अलग नहीं कर सकते हैं, ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निम्न क्वथनांक स्थिर क्वाथी, नाम चाहिए तो लिख लीजिएगा, निम्न क्वथनांक स्थिर क्वाथी, तथा उच्च क्वथनांक स्थिर क्वाथी। 2 प्रकार के, निम्न क्वथनांक स्थिर क्वाथी, उच्च क्वथनांक स्थिर क्वाथी। अर्थात जिनका स्थिर क्वाथी मिश्रण उनके क्वथनांक से ज़्यादा पे बनता है, और जिनका स्थिर क्वाथी मिश्रण उनके क्वथनांक से कम पर बनता है, ये निम्न और उच्च होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये कहानी आपकी हो गई, ज़्यादा कुछ मैं इसमें बात नहीं करूँगा। ये आपका विलयन नामक चैप्टर से है, तो विलयन से देखिए 3 नंबर का और हो गया। तो टोटल ऊपर 5 हो गया था और 3 यहाँ पे 8 हो गए कि नहीं हो गए, 8 नंबर विलयन से आ गया आपका, याद रखिए। अब देखिए
वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता, चालकता मतलब समझ रहे हैं ना, विशिष्ट चालकत्व और मोलर चालकता दोनों को परिभाषित कीजिए। देखिए परिभाषा को आप लोग हल्के में ले रहे थे ना जब मैं टेस्ट ले रहा था, देख लीजिए परिभाषा पूछी जा रही है। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। जब सांद्रता बदलती है तो चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है। सांद्रता मतलब तनुता आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तनुता भी एक प्रकार की सांद्रता है ना। सांद्रता कम करते हैं तनुता बढ़ती है, और तनुता कम करते हैं सांद्रता बढ़ती है, तो बात एक ही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए ये आपका सवाल है एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि की है, बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। अवकल वेग समीकरण लिखना है आपको। बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपके नोट में, और मैंने इसको ऑनलाइन सवाल में भी आपको करवा दिया है, कि आपके ऑनलाइन क्लास में हो चुका है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको मालूम होगा। क्लियर है। तो ये आपका आया किस चैप्टर से, तीसरे चैप्टर रासायनिक बलगतिकी से। किस चैप्टर से आया, तीसरे चैप्टर रासायनिक बलगतिकी से। और ये आपका आया दूसरे चैप्टर विद्युत रसायन से, दूसरे चैप्टर विद्युत रसायन से। क्लियर है ना। चलिए अब आगे आते हैं, जरा देखिए ये दोनों आपके डी ब्लॉक के, डी तथा एफ ब्लॉक के। ये आपकी कॉपी में साफ साफ लिखवाया गया Cr2+ प्रबल अपचायक है, जबकि Man3+ प्रबल ऑक्सीकारक है। कॉपी में आपके लिखवाया गया है। D1 विन्यास अस्थायी होता है, इसके बारे में आप जानते ही हैं कि कोई भी अपने पास D1 क्यों रखना चाहेगा, क्योंकि D1 अधूरा होता है, इसलिए D1 सब रखने ही नहीं चाहेंगे, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ देखिएगा प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल के क्या लाभ होते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल के क्या लाभ होते हैं, तो सीधी सी बात है, ईंधन सेल की दक्षता ज़्यादा होती है, अर्थात इसमें ईंधन की अधिकांश मात्रा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, इसीलिए ईंधन सेल प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में लाभदायक होते हैं। और दूसरी बात कि ईंधन सेल में कोई भी हानिकारक गैस नहीं निकलती है, ईंधन सेल में कोई भी हानिकारक गैस नहीं निकलती है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए ईंधन सेल प्राथमिक और द्वितीयक की तुलना में ज़्यादा अच्छा है, और हम इसे लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं ईंधन का प्रयोग कर करके, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। फिर देखिए सवाल पूछा ना, डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल की अभिक्रिया लिखिए। ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी कराया, आपके नोट्स में भी मैंने लिखवाया है। कह रहा है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व किस प्रकार बदलता है। भैया जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसमें का विलयन प्रयोग हो रहा है, सॉरी विलय, 38% भारानुसार H2SO4 मिलाते हैं ना आप, तो 38% भारानुसार जो H2SO4 मिला रहे हैं वो विलय कम हो रहा है उसका, और जब विलय कम हो रहा है तो इसका मतलब है केवल जल बचेगा, घनत्व घटने लगेगा भैया, घनत्व क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। तो लिखेंगे आप कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व कम होने लगता है। क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि विलय का उपयोग होता रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये सवाल बढ़िया है, वेग स्थिरांक k दे दिया है, प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग रह जाना है। रह जाना है मतलब ये क्या दिया है आपका, x दिया है, x दिया है ना, a-x दिया है। रह जाने वाली सांद्रता a-x होती है, आपके नोट में लिखवाया गया है। सोचिए कितने नंबर का आया, 2 नंबर का आया। प्रथम कोट की अभिक्रिया का 30%, देखिए 30% टूटने में 40 मिनट लगते हैं, T½ निकालना है, ये भी आपको बताया गया है, आपको याद होना चाहिए, आराम से आप इसको कर सकते हैं। और ये आपका चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी के दोनों सवाल हैं, ठीक है ना। और ऊपर वाला आपका चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन में बैटरियों से संबंधित सवाल है, हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आप लोग ग वाला, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 समान रासायनिक गुण लिखिए। मतलब ऐसी 2 अभिक्रिया लिखना है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों देते हों। तो ये आपका जैव अणु का है, किसका है, जैव अणु का। विटामिन ए और सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए, ये भी आपका जैव अणु का है। कौन सा है, जैव अणु का है, ठीक है। द्विदंती और उभयदंती लिगेंड से क्या तात्पर्य है, ये आपको नोट में, परिभाषा में, ऑनलाइन क्लास में सब करवाया गया है। कीलेट प्रभाव से क्या समझते हैं आप, ऑनलाइन टेस्ट नोट सब जगह बताया गया है। ये आपका आता है
उपसंयोजी यौगिक नामक चैप्टर से। किससे आता है? उपसंयोजी यौगिक। अब सोच लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। आप इसको मत पढ़िए, अभी इसको पढ़ेंगे तो डूब जाएंगे। आप सोच लीजिए किस चैप्टर में आपको कितना कितना वेटेज दिया जा रहा है, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। और ये देखिए आपका आ गया, क्या होता है जब में 5 रिएक्शन। क्या होता है जब में 5 रिएक्शन आ गया, देख रहे हैं आप, याद रखिएगा। और इनमें से लगभग रिएक्शन आपने पढ़े हुए। देखिए ये रिएक्शन आपका हैलो एल्केन का है, ये भी रिएक्शन हैलो एल्केन का है, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन का उदाहरण है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से होती है। ये आपका हैलोएरीन का है। किसका है? हैलोएरीन का है, ठीक है। और ये देखिएगा आप लोग, एन ब्यूटिल क्लोराइड अल्कोहलिक KOH से क्रिया करता है, ये भी आपका हैलो एल्केन का है। और ये हैलोएरीन का, सोचिए 5वें नंबर का रिएक्शन वहाँ हैलो एल्केन और हैलोएरीन से ही पूछ लिया। सोच लीजिए आप, एक ही चैप्टर से 5 रिएक्शन आ गए आपके, और सब आपने पढ़े हैं। जाइएगा खोजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे खोजिएगा, नोट में मैंने आपको लिखवाया हुआ है। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ पे देखिए प्रोपिल क्लोराइड है, ये आपका सोडियम बेंजोएट है, एथिल क्लोराइड से इसकी क्रिया हो रही है, ये भी वही चीज़ है आपका। उसके बाद देखेंगे आप कि यहाँ पे प्रोपिल अल्कोहल है, यह SOCl2 से इसकी क्रिया हो रही है। ये सब आपका हैलो एल्केन का ही है। ये भी आपका हैलो एल्केन के निर्माण की विधि है, ये भी हैलो एल्केन के निर्माण की विधि है, सब हैलो एल्केन के निर्माण की ही विधि है। आपको एकदम आराम से इन सब चीज़ों को करना चाहिए। जाएंगे खोजेंगे तो ये रिएक्शन नहीं तो इस टाइप के रिएक्शन आपको अपनी कॉपी में मिल जाएंगे, आप इनको बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं जब सॉल्व कराऊंगा तब मैं उनको बताऊंगा आपको, अभी नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए, ये अभिक्रिया पर टिप्पणी आ गई, कोल्बे अभिक्रिया रिमर टीमैन विलियमसन ईथर संश्लेषण, कितने नंबर में? 5 नंबर में। कोल्बे अभिक्रिया रिमर टीमैन, ये आपको किस में मिल जाएगा? फिनॉल में। किस में मिलेगा? फिनॉल में। विलियमसन ईथर संश्लेषण आपको ईथर में मिल जाएगा, ईथर में मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा तनु HNO3 की फिनॉल से क्रिया। देखिए फिनॉल मैं आपको जब पढ़ा रहा था तभी कहा था कि भैया फिनॉल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहीं देख लीजिए 6 नंबर का सीधे फिनॉल से दिख रहा है, कोल्बे अभिक्रिया रिमर टीमैन, दोनों फिनॉल का 4 नंबर हो गया। तनु HNO3 की फिनॉल से देखिए 2 नंबर, 2 नंबर आर्थो और पैरा वाला। ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ क्रिया देख लीजिए, Br2/CH2 पढ़ाया था हमने, आर्थो पैरा अलग अलग बनता है, देख लीजिए 2-2 नंबर का है। कितने कितने नंबर का? 2-2 नंबर का। तो सोचिए 4-4-8 नंबर का केवल फिनॉल से पूछा हुआ है। आप लोग हल्के में ले रहे थे फिनॉल को, सोच लीजिए आप लोग हल्के में ले रहे थे फिनॉल को, हैं। अब उसके बाद देखिए, भले अथवा में है, ये मत कहिएगा कि अथवा में है गुरुजी, तब भी तो 4 नंबर माना जाएगा नहीं अकेले फिनॉल से। उसको देखिए प्रोपेन 1 ऑल का क्षारी KMnO4 से ऑक्सीकरण, मतलब सीधा इसमें बन जाएगा आपका प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा, मतलब एल्कोहल का रासायनिक गुण में मिल जाएगा आपको ये। उसके बाद देखिए 7 नंबर रिएक्शन में बनाना है इनको, अब बनाने की विधियाँ। तो ये 5 रिएक्शन आपके हैं, 5 रिएक्शन। इनको कोई चैप्टर दे नहीं सकते क्योंकि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर तक होते हैं। तो 5 नंबर यहाँ पे रिएक्शन का वेटेज हो गया। ये भी आपका नाम बताना है, 4-क्लोरोपेंटेन-2-ओन, आप इसको बनाइएगा, एकदम बेसिक है। पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। देखिए ओन का मतलब होता है ये कीटो, बेंजो का मतलब होता है एक तरफ बेंजीन रिंग, और फिन का मतलब भी बेंजीन रिंग होता है क्योंकि बेंजीन को फिन भी कहा जाता है। तो दोनों तरफ बेंजीन रिंग हो गया। पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी, दोनों में पैरा पर हाइड्रोक्सी जुड़ गया। तो पैरा क्या होता है? यहाँ पे एक जुड़ा है, इसका ठीक विपरीत पैरा होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी जोड़ दीजिए। इधर भी ठीक विपरीत होता है तो हाइड्रोक्सी जोड़ दीजिए, बस खेल खत्म है। यही है आपका हेक्स 2-इन-4 आइनोइक एसिड, ये बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3-मेथिल ब्यूटेनॉल बनाइए आप लोग। पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड बनाइए आप लोग। बनाने के बाद बताइएगा कि हाँ गुरुदेव हो चुका है, क्योंकि ये सब UPSC नाम में आपको लिखवाया गया है। देखिए 5 नंबर का संरचना आया UPSC नाम से, आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिएगा।
देखिए एथिलेमिन जल में विलेय है, एनिलीन नहीं। कारण है आपका, ये आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से पूछा हुआ है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देता है, ये तो वहीं आपको मिलेगा जाने के बाद ही। एरोमेटिक एमिनो के डाइओजोनियम लवण एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी होते हैं, क्यों? वही अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे समावयवता आ गया। समावयवता जो हर चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देख लीजिए 3 नंबर का समावयवता से भी पूछा जा सकता है कि किस यौगिक की कितने समावयवी हैं, इसलिए हल्के मत लिया करिए, इन चीज़ों को पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर एथेनॉलिक अमोनिया की एथिल क्लोराइड से क्रिया, आप इस अभिक्रिया का नाम जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपको मिलेगा हेलो एल्केन में, और ये अभिक्रिया आपके लिए नाम से इम्पॉर्टेंट है। किससे इम्पॉर्टेंट है? नाम से। और मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, आप जाइए खोजिए, थोड़ा सा काम करिए, मैं नहीं बताऊँगा। इस अभिक्रिया को नाम से इम्पॉर्टेंट हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पेपर ख़त्म। तो ज़रा अब मैं आपको शुरू से गिनवा देता हूँ कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है। सेकेंड पार्ट में वेटेज नहीं दे सकते आप, लेकिन फर्स्ट पार्ट में बता सकता हूँ मैं आपको। देखिए पहले विलेयन का जोड़ा जाए। देखिए 1 नंबर यहाँ पे आया है, आया है। फिर देखिएगा आप यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे आया है। पहला चैप्टर विलेयन की बात मैं कर रहा हूँ, देखिएगा 2 नंबर आपका ये हो गया, 2 नंबर। उसके बाद चलिए आप फिर देखिए 2 नंबर और यहाँ पे हो गया, तो 2 2 4 और 1 5 हो गया, 5 5 हो गया। फिर यहाँ देखिए 3 नंबर का आ गया, 3 नंबर। टोटल कितना हो गया सेकंड चैप्टर से? 8 नंबर, सॉरी फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से 8 नंबर का हो गया आपका, 8 नंबर। और आगे आपको इस पे नहीं मिलने वाला है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर, आपको दिखाते हैं क्या पूछा गया उससे। सेकंड चैप्टर आपका विद्युत रसायन है ना, विद्युत रसायन भैया, विद्युत रसायन भैया, विद्युत रसायन आ जाओ बच्चा। देखिए विद्युत रसायन से पहला सवाल आपका यहाँ पे 3 नंबर का, कितने नंबर का? 3 नंबर का। फिर देखिए यहाँ पे आपका सवाल आया 4 नंबर का। तो टोटल विद्युत रसायन से आपको मिले 7 नंबर। कितने नंबर मिले भैया? विद्युत रसायन से मिले आपको 7 नंबर। देखिए 7 ही नंबर मिलेगा भी आपको, ज़्यादा नहीं है। चलिए तीसरे चैप्टर से आते हैं, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में देखिए आपका सीधा सवाल यहाँ पे आया एक, 3 नंबर का यहाँ पे आया, 3 नंबर सवाल देख रहे हैं आप। और उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे इसका 4 नंबर का सवाल आया। कितने नंबर का आया? 4 नंबर का। देख रहे हैं आप, 4 नंबर का सवाल यहाँ से आ गया आपका, हो गया 7 नंबर रासायनिक बलगतिकी से हो गया आपका। कितना नंबर? 7 नंबर रासायनिक बलगतिकी से हो गया। फिर आप जब चौथे नंबर पे जाएंगे तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व आएंगे आपके। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से देखिए, एक तो सवाल यहीं पे आपको दिख रहा है, मूल अवस्था डी इलेक्ट्रॉन कौन सा स्थायी है, 1 नंबर, 1 नंबर आपको दिखा। यहाँ पे दिखा अंतराकाशी यौगिक किसी का है, 2 1 3 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया भैया। यहाँ पे देखिए 3 नंबर इसका पूछा गया, 6 नंबर हो गया। तो आपका इस चैप्टर से टोटल कितने नंबर हो गए? 6 नंबर हो गए। तो डी या ब्लॉक से 6 नंबर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? फिर उसके बाद आ जाइए आप, किस में आ जाइए? उपसंयोजी यौगिक में आ जाइए। देखिए उपसंयोजी यौगिक में 1 नंबर यहाँ हो गया आपका। 1 नंबर के बाद बच्चा ये 2 नंबर यहाँ हो गया। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी ये आपको मिलेगा CFT में। कहाँ पर मिलेगा? CFT में, जहाँ पे हम लोगों ने प्रबल और दुर्बल क्षेत्र लिगैंड पढ़ा था। 2 1 3 नंबर हो गया। फिर आपका ये आ जाइए, देखिए 4 नंबर यहाँ आ गया, लिगैंड पे आ गया, तो 4 3 7 नंबर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहला चैप्टर से 8, दूसरे से 8, तीसरे 7, चौथे 6, पाँचवें 7। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो 8 + 8 + 6 + 7 + 7, 8 8 16, 16 7 23, 23 7 30, 6 36, मतलब वही मान के चलिए लगभग 35 नंबर का सवाल आपके पहले पार्ट से आ रहा है।
और नो अथवा नो कंप्रोमाइज, ठीक है ना। अथवा देखिए यहाँ पे कहाँ मिलते हैं आपको, खाली केवल 6वें सवाल और आपको 7वें सवाल में, मतलब जो 5-5 नंबर के सवाल आते हैं वहीं पर आपको अथवा मिलते हैं, अन्यथा केमिस्ट्री में सब करना होता है। अब जरा रिएक्शन की बहुलता चेक कर लें हम लोग, क्या क्या आया है। देखिए ये समझिए रिएक्शन ही है आपका 5 नंबर का। फिर देखिए यहाँ पे आपका 5 नंबर का रिएक्शन ही है, 10 नंबर हो गया। फिर इसमें से देखिए यहाँ पर आपका 5 नंबर का रिएक्शन ही है, 15 नंबर। अथवा मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, बस देखते जाइए आप। यहाँ पर देखिए आपका 5 नंबर रिएक्शन ही है, कितना हो गया, 20 नंबर। कितना हो गया जी, 20 नंबर। उसके बाद देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 20 2 22 नंबर यहाँ पूछा है। विभेद करना है तो रिएक्शन के माध्यम से ही किया जाता है। और उसके बाद यहाँ देखिए 2 नंबर, 22 2 24 नंबर। और यहाँ देख लीजिए कितना आ गया, टोटल 26 नंबर। कितना नंबर आ गया, 26 नंबर। ये हालत तब है जब आपके फर्स्ट पार्ट का कोई रिएक्शन नहीं आया है। सोचिए 35 नंबर आपके फर्स्ट पार्ट से थे, 26 नंबर आपके रिएक्शन है, दिख रहा है। मतलब सेकंड पार्ट में कारण आदि की अगर मैं बात करूं तो केवल 5 से 10 नंबर के कारण आते हैं, बाकी 20 से 25 नंबर रिएक्शन मान के चलिए पेपर में अपने आप। और फर्स्ट पार्ट का भी अगर कुछ आ गया तो 30 नंबर, ठीक है ना। तो रिएक्शन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले नोट्स पढ़िए, तरीके पढ़िए, कारण पढ़िए, और जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। उसके बाद इन सवालों पे जाइए आप, याद रखिएगा। चलिए, तो अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो भैया एक बार इसको लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, जो अभी से पीला पर्चा देखने में लगे हुए हैं। भैया पीला पर्चा मत देखो अभी से पहले नोट्स पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, ठीक है ना। चलिए, कल ऐसे ही मैं फिजिक्स के सेट को लेकर हाजिर हूँगा, जिसमें भी हम लोग कुछ बात करेंगे किस चैप्टर से आपके क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे आपने सवाल देखा, 10-12 नंबर के सवाल हैं आपके, 10 से 12 नंबर, ठीक है ना। तो वो बढ़ भी सकता है, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर तक के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो सवाल है वो आपको पास करा सकता है, और वो 3 ही चैप्टर से आता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो उनको ज़रूर पढ़ लीजिए, मन से पढ़ लीजिए, आप लोग मन से पढ़ लीजिए, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है भैया। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आज से ही अपना नोट्स पढ़ने में लग जाएंगे भैया। चलिए, तो कल मैं आपके लिए फिजिक्स के पेपर के साथ हाजिर हूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।